हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। मेरा नाम है चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस बॉयज़। तो फाइनली आज जो है मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप में से ही किसी एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है अपलोड करो, तो आज हम उनके रिक्वेस्ट पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। तो मैंने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो अभी तक मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उन क्वेश्चंस को ही हम टच करेंगे। ज़्यादा हम एडवांस में नहीं जाएंगे। मैं जितना पढ़ाते जाऊंगा, जितना एक दो जितना चैप्टर में आगे बढ़ते जाऊंगा, उसी के एमसीक्यू को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आज हम सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बीच का ही जो एमसीक्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने टोटल 7 वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं मॉड्यूल 8 से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए। अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम होते हैं तो आप जाके बेसिक देखिए, आपको चैप्टर में प्रॉब्लम तो आप चैप्टर जाके देख सकते हैं। एक बार ज़रूर आप देखिएगा। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे हम फर्दर और भी इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं अपने वीडियो में। हम मॉड्यूल बेस्ड और भी क्लासेस लेके आने वाले हैं। अगर ये सक्सेस रहा तो डेफिनेटली है कि हम लेके आएंगे उसको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। runway 7, hold, correction, runway 12, hold short, runway 7, beam return. Roger that. तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं मिस्टर पी सिंह थामिल को, जिन्होंने इतना बढ़िया पीडीएफ बनाया और ये बहुत ही हेल्पफुल है। जो भी इस बार पेपर देने वाले हैं मॉड्यूल 8 की या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल। तो जैसा कि मैं जिस टाइम पे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, तो उस समय मैंने आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाया था कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ होता है। तो मैं फिर से उस पिक्चर को यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में जो है ये जो ग्राफ है वो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड के बीच में बना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी हाइट गेन होती है, हमारा ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक लेयर आती है जो इंटरफेस है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोपॉज के बीच में। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में जो आप देख सकते हैं, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ पे भी पॉज वर्ड आएगा, जिसके साथ भी, चाहे ट्रोपोपॉज हो चाहे स्ट्रेटोपॉज हो, तो जहाँ पे भी पॉज वर्ड लग जाएगा वहाँ पे समझिएगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो रुक गया है। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ट्रोपोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, और ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है लैप्स रेट इन स्ट्रेटोस्फेयर रीजन। तो आई थिंक कि ये जो ऑप्शन आपने दिया है, क्योंकि 6.5 के तो नहीं होता, क्योंकि 6.5 के पर फीट नहीं होता, ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर पर 1000 मीटर, या कह सकते हैं आप कि पर किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन भी गलत ही लग रहा है। और जीरो जो आपने आंसर टिक लगाया है, ये भी मुझे एक्यूरेट नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़ीरो अगर हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो हमारा टेम्परेचर है वो ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। इट मीन्स कि कांस्टेंट हो गया। और स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में कभी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। इसके पीछे का कारण ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ही हमारी ओजोन की लेयर होती है, जो क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे जाने से रोकती है। और उसी लेयर पे टेम्परेचर पड़ने के कारण वहाँ की जो लेयर होती है वो हीटअप हो जाती है, जिसके वजह से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करता है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। अगर इसका फोर्थ ऑप्शन होता नन ऑफ द अबव, तो वही आंसर सही होता। अगर आप में से किसी को पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में लैप्स रेट क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द अमाउंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर अप्लाई एट द टॉप सरफेस। तो मैंने आपको फ्लूइड प्रेशर समझाया था, फ्लूइड प्रेशर टर्म जो था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग एक फोर्स होता है फ्लूइड के अंदर, जो क्या करता है, जब भी कोई सरफेस उसके कांटेक्ट में आता है, जो पूरे मॉलिक्यूल होते हैं वो एक फोर्स लगाते हैं उस सरफेस के ऊपर, जिसको बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट ऑपरेशन इज नॉट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। जी हाँ, इसका आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट में पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो हमारा रॉकेट होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या कोई बता सकता है कि किस लिए ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता? अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं।
और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 से 3 जरूर देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप सी लेवल पे जो भी रीडिंग आप याद कर रहे हैं उसके साथ आपको यूनिट पता होना चाहिए। अगर यूनिट में गड़बड़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। तो मेक श्योर करिएगा कि यूनिट आपको कंफर्म होना चाहिए। और मेरे टाइम पे यही हुआ था कि यूनिट लगभग वैल्यू जो था वो सी लेवल के ही दिए गए थे, बस यूनिट जो था वो चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ही सही है। बी आंसर जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है उन्होंने सही लगाया, मास पर वॉल्यूम लगाया है। बट अगर आप जाते हो मॉड्यूल 8 की जो कोर बुक है, जो यासा की जो कोर बुक है, अगर उसको आप पकड़ते हो तो उसमें न जाने क्यों वेट पर वॉल्यूम लिखा होता है। बट अगर आप गूगल करते हो तब भी आपको मास पर वॉल्यूम मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह के क्वेश्चन DGCA इसलिए देता है क्योंकि आप उसके ऊपर क्लेम ना कर पाओ कि मेरा 1 नंबर से रह गया तो मैं क्लेम करूँगा। हो सकता है वो बोल दे कि देखो इस बुक में ये लिखा है, तो आप कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। बट आपको मास पर वॉल्यूम के साथ जाना है। ठीक है, फिर देखो 7 नंबर क्वेश्चन सेम वही आ गया एट सी लेवल पे, जैसा मैंने आपको बोला था। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 288 केल्विन ही है, बिल्कुल सही आंसर है ये। और अगर डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, केल्विन से कैसे सेल्सियस में चेंज करते हैं या फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 288 केल्विन। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो जो है कि द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर बिलो विच लेयर चेंजेस इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। तो देखो ये क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इसने बोला है कि द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर बिलो विच द लेयर चेंजेस इन टेम्परेचर टेक प्लेस। तो वो कौन सी लेयर के नीचे ये सारे एक्शन होते हैं। ठीक है, कौन से लेयर के नीचे ये सब एक्शन होते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाली जो लेयर होती है जिसको ट्रोपोस्फेयर लेयर बोलते हैं वो होनी चाहिए। इसका आंसर जो है स्ट्रेटोस्फेयर होना चाहिए आई थिंक। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप ज़रूर बताइएगा हमें। उसके बाद हम आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ डिफाइंड एज। तो ये जो आपने आंसर जो लगाया है ये बिल्कुल करेक्ट है। विस्कोसिटी जो होती है वो रेशियो होता है विस्कस स्ट्रेस टू वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 9 का। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टेम्परेचर वेरिएशन नियर द सरफेस। जी हाँ, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया, हाईलाइट किया गया है मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट बुक में कि जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होता है नियर द अर्थ सरफेस वो ज़्यादा होता है ड्यू टू सन हीट। किसी पोर्शन पे डायरेक्ट सन की हीट पड़ती है, जो हीट पड़ती है उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे टेम्परेचर हो जाते हैं वो क्या होते हैं कि इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, ये जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अर्थ सरफेस पे, और टेम्परेचर के साथ प्रेशर वेरिएशन भी हमारा अर्थ सरफेस पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर होता है वो भी घटता बढ़ता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो देखो क्या होता है कि जो एयर की विस्कोसिटी होती है, यहाँ पे बात कर रहा है एयर की विस्कोसिटी की। ठीक है, तो जो हमारा एयर का जो विस्कोसिटी होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी, जबकि फ्लूइड के विस्कोसिटी में डिफरेंस होता है। फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके टेम्परेचर के। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी आप वैक्स की बात करो तो मोम क्या होता है कि जैसे ही उसको आप उसके नीचे टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो वो होने लगता है, वो थिन लेयर बनने लगता है और उसकी फ्लोबिलिटी बढ़ जाती है। बट एयर के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप एयर को हीटअप करोगे उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बम्बार्डिंग करने लगते हैं आपस में, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और विस्कोसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि एल्टीट्यूड के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि जैसे टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है ना, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है
मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर भी हमारा घटता है, फिर बढ़ता है, घटता बढ़ता कांस्टेंट रहता है। तो सेम वैसे ही विस्कोसिटी भी हमारी इफेक्ट आएगा विस्कोसिटी पे भी। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे हमारा ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी जो टेम्परेचर होता है वो घटता है। इट मीन्स कि विस्कोसिटी भी हमारी डिक्रीज़ होगी। तो नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो बोलता है क्या कि टेम्परेचर ट्रोपोपॉज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो इसमें लिखा है एज ए प्लस कांस्टेंट इन ट्रोपोपॉज। तो जी हाँ, ये बिल्कुल होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होगी। फिर उसके बाद हमारा सी ऑप्शन आता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, ये कन्फर्म है, या तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है या तो विस्कोसिटी के, लेकिन ये आएगा ज़रूर। अब जो हमारा डी ऑप्शन है वो लिखा है कि ए प्लस कॉन्स्टेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है वो है कि व्हाट आर द फ्लो प्रॉपर्टी कंसीडर इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। जी हाँ, तो हमारे ISA में टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के बारे में ही डिस्कस किया गया है, उसी के बारे में कंसीडर किया गया है। इन्हीं 3 पॉइंट्स को कंसीडर किया गया है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। अब बात करें हम अपने 13 नंबर क्वेश्चन की, तो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर सी लेवल टेम्परेचर क्या होता है। तो सी लेवल पे मैंने आपको टेम्परेचर बताया था कि अगर सेल्सियस की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 59 हो गया, और केल्विन की बात करें तो 288। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है कि इसका करेक्ट आंसर ए है। उसके बाद देखो लिखा है यहाँ कि द प्रॉपर्टी ऑफ एयर विच मेक ऑल फ्लाइट पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर डेंसिटी है। जी हाँ, डेंसिटी के वजह से ही हमारी सारी फ़्लाइटें जो हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आता है कि बिलो विच लेयर टेम्परेचर डिक्रीज रेपिडली। देखो यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, जहाँ पे इन्होंने आंसर टिक लगाया था ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे इन्होंने आंसर लगाया है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जी हाँ, इसका आंसर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर ही होगा, क्योंकि उसी लेयर के जस्ट नीचे हमारा टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। पढ़ते हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है मीन सी लेवल प्रेशर क्या होता है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि आपको यूनिट जो है वो याद रखना है, यहाँ पे आपको देखना है यूनिट जो है वो करेक्ट है कि नहीं दोनों। तो जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल दोनों यूनिट जो है वो करेक्ट है, इसका आंसर बोथ होगा। ठीक है, उसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग ISA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा जाए कि ISA को बनाने का क्या पर्पज़ था। तो ISA को बनाने का पर्पज़ यही था कि एक मेज़रमेंट के लिए स्टैंडर्ड मिल जाए हमें। मैंने आपको बताया था वीडियो में, मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके रेफरेंस में आप किसी की हाइट नापो, किसी हाइट मेजर करो, चाहे जो भी आपको मेजरमेंट करना है। अगर सपोज़ करो ये जो हमारा स्टैंडर्ड है वो चेंज होता रहा, कभी 0 हो गया, कभी 1 हो गया, चेंज होता रहा है, तो हमारे कितने सारे रीडिंग्स हैं जो गलत आने लगेंगे। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब पढ़ने लगोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी वैल्यू की वजह से कितना बड़ा इंसिडेंस हो सकता है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो हमारा ISA है उसके बनाने के पीछे यही कारण है कि स्टैंडर्ड एक मिल जाए मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और हमारी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो है देखो एक बार फिर से ये क्वेश्चन आया कि एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस वाइटल कंपोनेंट। जी हाँ, इसका आंसर डेंसिटी आएगा। जहाँ भी आपको कुछ भी दिखे डेंसिटी के बारे में आप वही मारो, क्योंकि डेंसिटी के वजह से ही हम फ्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक आता है कि एज एल्टीट्यूड इंक्रीज देन ट्रू एयर स्पीड ग्रेटर देन इंडिकेटेड एयर स्पीड। तो इसके बारे में मैं आपको जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। अभी के लिए बस आप इतना ही देखो, इसके बारे में फर्दर आपके पास डिस्कस करूँगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ते हैं यहीं पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।